इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स के इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 13 में आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य फंक्शंस या मुख्य एप्लीकेशंस क्या होते हैं और कुछ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि हम यूज़ करते हैं उनके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स की इस प्लेलिस्ट का ये 13th वीडियो है। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा है। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और मेरे YouTube चैनल पर ये प्लेलिस्ट नाम का टैब दिखेगा आपको। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स नाम की यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करने से आपको ये प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी और इसमें आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने समझे हैं इस प्लेलिस्ट में। तो आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए इस वीडियो को समझने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने और मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने पहले भी इस बात को समझा था कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। पहला होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमने पहले भी इस बात को पुराने वीडियोस में इस बात की चर्चा की होगी। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को चलाने के लिए कंपलसरी होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कंपाइलर्स हमारे सिस्टम में होते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो कंपाइलर्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी। उसके अलावा बायोस होता है। ठीक है, हमने पुराने वीडियोज़ में बायोस के बारे में पढ़ा था कि जब हमें सिस्टम बूट होता है तब हमें इस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद में कुछ डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए, माउस का डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए, प्रिंटर का अगर आपको उपयोग करना है तो प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे कि MS वर्ड आपने यूज़ किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, लेटर वगैरह टाइप तो सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग करके हम लेटर टाइप कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम ब्राउज़र्स का उपयोग करते हैं अपने सिस्टम में, ब्राउज़र्स का। तो ब्राउज़र्स का उपयोग करके हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट में ब्राउजिंग करते हैं। ठीक है, इंटरनेट में इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि OBS स्टूडियो होता है। जैसे OBS स्टूडियो क्या होता है कि रिकॉर्डिंग करने के लिए, जैसे मैं अभी फ़िलहाल ये OBS स्टूडियो उपयोग कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। और यहाँ पे आप ब्राउज़र देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक ब्राउज़र है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो फिलहाल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को चलाने और मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कंप्यूटर को चलाता और मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है, जिससे कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स आपस में मिलकर सही तरीके से काम कर सके। तो अब इस बात को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, ठीक है, जब आप किसी शॉप में गए कंप्यूटर खरीदने के लिए, मान लीजिए कि आपको एक लैपटॉप की आवश्यकता है। तो जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं दुकान में, तो आपको अगर आप बोलोगे मुझे सिर्फ लैपटॉप दे दो, उसमें कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, कोई भी अगर आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है और आप उस लैपटॉप को चालू करने की कोशिश करोगे तो आप उस लैपटॉप में कुछ भी नहीं चालू कर पाओगे। वो लैपटॉप आपका चालू नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि हमने बूटिंग प्रोसेस वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे कंप्यूटर में लोड होता है। ठीक है, तो अगर इस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड ही नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर रेडी नहीं होगा काम करने के लिए। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इस लैपटॉप में क्या है, इस लैपटॉप में बस ये प्रोसेसर है, ये रैम है, ये हार्ड डिस्क है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। तो इन हार्डवेयर का कलेक्शन है ये हमारा लैपटॉप। तो अगर हमें इन हार्डवेयर्स का यूज़ करना है
तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। यही ऑपरेटिंग सिस्टम इन हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो हमने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर लिया, मान लीजिए कि हमने विंडोज़ 11 इसमें इंस्टॉल कर लिया, विंडोज़ 11 हमने इंस्टॉल कर लिया। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन हार्डवेयर के ऊपर आ गया है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास हार्डवेयर था, आपने इस हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे ही हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, उसके बाद हम सारे एप्लीकेशंस जो भी हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंटरफेस की तरह कार्य कर रहा है, किसके किसके बीच में, हार्डवेयर और हमारे एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंटरफेस की तरह काम करता है, क्योंकि हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते। ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली बनाया जाता है कि ये हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट कर सके इस तरफ में, और इस तरफ के सॉफ्टवेयर से भी कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से बात करेगा, और जो भी सर्विसेज होंगी उन्हें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाएंगी, ठीक है। और जो यहाँ पे यूज़र लिखा हुआ है, ये यूज़र कम्युनिकेट करता है किससे, इस एप्लीकेशन से, ठीक है। जैसे मैं यूज़र हूँ तो मैं इन एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये ब्राउज़र है तो ये एक एप्लीकेशन है, मैं ब्राउज़र से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और ब्राउज़र जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और हार्डवेयर से रिसोर्सेज ला रहा है इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए अभी फ़िलहाल मेरे कंप्यूटर में दो एप्लीकेशंस ओपन है, एक ये जो ब्राउज़र है और एक ये OBS स्टूडियो है, दो एप्लीकेशन ओपन है। तो हम देख सकते हैं कि इन एप्लीकेशंस के लिए कितनी रैम, कितना हमारा CPU यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उससे हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी इन एप्लीकेशंस को हार्डवेयर एक्सेस प्रदान कर रहा है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कंट्रोल शिफ्ट और इस्केप जब आप प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में, तो इस तरीके से टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो दो एप्लीकेशन जो खुले हुए हैं यहाँ पे, ये किस तरीके से CPU और मेमोरी और डिस्क का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये OBS स्टूडियो कितना CPU यूज़ कर रहा है, ये OBS स्टूडियो कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है, यहाँ पे हम सब देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हमें इंटरफेस प्रदान किया जा रहा है, ये टास्क मैनेजर का भी, ये कौन प्रदान कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान कर रहा है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो आपके कौन से एप्लीकेशन कितना मेमोरी और कितना CPU का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से संभव हो पाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही संभव हो पाता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। यह यूज़र्स को कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए इंटरफेस भी प्रदान करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को, ठीक है, यूज़र को कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए इंटरफेस भी प्रदान करता है। तो ये जो इंटरफेस है, ये आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, ये जो इंटरफेस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें प्रदान कर पा रहा है। इस इंटरफेस की वजह से ही हम जो चाहें वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज़र को इंटरफेस प्रदान करता है कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य या एप्लीकेशन क्या है, हम उस बात को समझ लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम एक एक करके सारे एप्लीकेशन, सारे कार्यों को समझते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला कार्य है वो है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। जो हमारे पास मेमोरी है उसको मैनेज करना। तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स को काम करने के लिए आवश्यक मेमोरी ठीक से मिले। इसके द्वारा मेमोरी को सही और इफ़िशिएंट उपयोग होता है। तो ये जैसे कि हमने अभी देखा था, जैसे कि मैंने आपको टास्क मैनेजर में दिखाया था, यहाँ पे देखिए मेमोरी का हिसाब किताब रख रहा है कि अभी जो फ़िलहाल है ये 50% मेमोरी यूज़ हो रही है, ठीक है। इसका मतलब कि 5-6 एप्लीकेशन मैं और रन कर सकता हूँ। देखिए 2 एप्लीकेशन तो मैं यहाँ रन ही कर रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस रन होती रहती हैं, ठीक है, जो कि बैकग्राउंड में रन हो रही हैं, जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। लेकिन जब बैकग्राउंड में इतनी सारी एप्लीकेशंस रन होती हैं तभी हमारा कंप्यूटर चल पाता है, ठीक है। उसके अलावा 2 एप्लीकेशन जो कि मैं डायरेक्टली उपयोग कर रहा हूँ।
तो मेमोरी का मैनेजमेंट, मेमोरी का हिसाब किताब कौन रख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही रख रहा है। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा एप्लीकेशंस ओपन करूँगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही फिर एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है, फिर स्वैपिंग वगैरह की प्रोसेस होती है, वो सब करके हमारे प्रोग्राम्स को स्मूथली चलाने में अपना पूरा एफर्ट लगा देगा। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद प्रोसेस का मैनेजमेंट भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को स्टार्ट, स्टॉप और शेड्यूल करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम सही तरीके से और कुशलतापूर्वक चल सके। तो देखिए, प्रोसेस और प्रोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस समझना जरूरी यहाँ पे। जैसे आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास 3 प्रोग्राम है। ठीक है, एक गूगल क्रोम ब्राउज़र है, एक माइक्रोसॉफ्ट एज है, एक OBS स्टूडियो है। ठीक है, अगर आप इस 3 पे ध्यान दें तो अभी चल कौन कौन रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा है और ये OBS स्टूडियो चल रहा है। तो ये दोनों बन गई हैं प्रोसेस। ठीक है, ये दोनों एग्जीक्यूट हो रही हैं, इसलिए ये दोनों प्रोसेस हैं। कौन कौन? माइक्रोसॉफ्ट एज एक प्रोसेस है और ये OBS स्टूडियो भी एक प्रोसेस है। लेकिन गूगल क्रोम को मैंने अभी ओपन नहीं किया है। ठीक है, ये चल नहीं रहा है, ये मेमोरी में इसने जगह नहीं लिया है, तो ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है वो क्या है? वो प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को स्टार्ट, स्टॉप और शेड्यूल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है? प्रोसेस को बनाता है, उसको रोकता है और उसको शेड्यूल करता है। शेड्यूल करता है मतलब कि कौन से प्रोसेस को कब प्रोसेसर मिलेगा, कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, इस बात का जो इस बात को तय करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम सही तरीके से और कुशलतापूर्वक चल सके। तो प्रोसेस क्या होती है? एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है वो प्रोसेस कहलाती है। तो जैसे कि टास्क मैनेजर में जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारी प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट हो रही हैं अभी। तो हम सारी प्रोसेसेस की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। जितने ज़्यादा मैं प्रोग्राम रन करूँगा उतने ही प्रोसेस यहाँ पे बनती जाएंगे। तो प्रोसेस का मैनेजमेंट भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उसके बाद देखिए, फाइल का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, जितनी फाइल्स, जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हम फाइल्स बना के ही काम करते हैं। जैसे अगर आपको कंप्यूटर में फाइल्स देखनी हो तो आप फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप किसी भी ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ फाइल्स ही फाइल्स हैं, यहाँ बहुत सारी फाइल्स हैं, ये फाइल्स कहलाती हैं। ठीक है, आपने कोई भी लेटर बनाया, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, आपने कुछ भी कंप्यूटर में काम किया तो आप फाइल्स के माध्यम से ही काम करोगे। और इन फाइल्स का मैनेजमेंट भी कौन करेगा? इन फाइल्स का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। ठीक है, वैसे ही जैसे आप अभी सेकेंड सेमेस्टर में हो तो आप HTML प्रोग्राम बनाते समय भी फाइल ही बनाते हो। ठीक है, आपने जैसे एक पहला प्रोग्राम बनाया तो आपने लिखा hello.html। ठीक है, जिसका मतलब आपने एक HTML फाइल बना दी। तो ये सारी फाइल है, इन फाइलों का मैनेजमेंट भी कौन करता है? इन फाइलों का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, एक्सेस करने की सुविधा देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही फाइल्स को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और एक्सेस करने की सुविधा देता है। इसकी मदद से यूज़र अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को आसानी से मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो जो हम फाइल्स बना रहे हैं, ये जो फाइल बन रही है, फाइल जो मॉडिफाई हो रही है, फाइल जो डिलीट हो रही है, ये सब कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, प्रिंटर और अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट करता है। मतलब क्या है कि जो हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, प्रिंटर और अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये सब आपस में किस तरीके से सिंक्रोनाइज है। कैसे जब मैं अपने माउस से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, माउस का मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे मॉनिटर में ये कर्सर घूमते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट भी कौन करता है? ये मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हम माउस का उपयोग कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम ये माउस के मूवमेंट को कैसे देख पाएंगे और हम कैसे आगे की चीज़ें कर पाएंगे। तो यह हार्डवेयर डिवाइसेस को स्मूथली ऑपरेट करने में मदद करता है। ठीक है, कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी फीचर प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे और नहीं होगा, तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा ये ऐसा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी फीचर्स प्रदान करता है। इससे कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षित रहता है। जैसे कि आप कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो आपको पासवर्ड
है ना, लॉगिन करने के पहले पासवर्ड मांगा जाता है। जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन आने से पहले, डेस्कटॉप आने से पहले आपको पासवर्ड भी मांगा जाता है। तो पासवर्ड का जो फीचर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही है। एग्जांपल के लिए जैसे हम सब के पास मोबाइल है, ठीक है, हम सब के पास मोबाइल है, और मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल है हमारे पास, मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो यही कर रहा है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। वो भी हमें क्या कर रहा है, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें एप्लीकेशंस रन करने में मदद करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिक्योरिटी फीचर्स भी देता है। हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही तो अपने मोबाइल में ऐसा लॉक लगा पाते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा करके जो पैटर्न बनाते हैं या पासकोड डालते हैं, तो ये सब कैसे कर पाते हैं, ये एंड्रॉयड की मदद से ही कर पाते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही कर पाते हैं। तो जितने सिक्योरिटी फीचर्स हैं ये भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही मिलती हैं। उसके अलावा जो नेटवर्किंग हम कर पाते हैं वो भी किसकी वजह से कर पाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही कर पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर्स और इंटरनेट से जुड़ने के लिए नेटवर्किंग सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो अगर हमारा मोबाइल या कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से और इंटरनेट से जुड़ पा रहा है तो ये भी किसकी वजह से है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सको, दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर सको। देखो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही आप अपने फ्रेंड के साथ में अगर आपको जैसे मूवीज़ वगैरह शेयर करनी है, फाइल्स वगैरह शेयर करनी है, तो आप डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फीचर है। उसी तरीके से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रहे हो क्योंकि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फीचर है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने की फैसिलिटी नहीं देगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको नेटवर्किंग कराने के लिए भी हेल्प करता है। इससे डेटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। आप देखते होंगे कि जब भी आपके मोबाइल में कुछ अपडेट होता है, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका एंड्रॉयड अपडेट होता है, तो कभी कभी आपका जो इंटरफेस होता है उसमें भी आपको बदलाव दिखते हैं, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन होगा वो जब अपग्रेड होगा तो आपको इंटरफेस में भी बदलाव दिखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। अब ये इंटरफेस दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये दोनों ही तरीके के इंटरफेस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। जैसे ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मेरे पास, तो ये मुझे GUI भी प्रोवाइड करता है, मुझे CLI भी प्रोवाइड करता है। तो GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब कि देखिए मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्राफिक्स के माध्यम से मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, मुझे हर जगह आइकन दिख रहे हैं, ठीक है, मुझे जैसे ये विंडो है यहाँ पे ये क्रॉस बटन दिख रही है, ये सब क्या है, ये सब ग्राफिक्स ही हैं, ठीक है। इन ग्राफिक्स की वजह से मुझे ये विंडोज़ का उपयोग करना मुझे आसान पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा विंडोज़ में ये कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है, ठीक है। उसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं, आप Windows+R दबाएंगे अपने कंप्यूटर में, Windows+R, तो क्या होगा कि आपको इस तरीके से ये रन विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप लिखोगे CMD और CMD लिख के आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपको ये कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जो काम हम यहाँ से ग्राफिक्स के माध्यम से कर रहे हैं वो काम हम यहाँ कमांड लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमांड लिखेंगे आप कमांड ये है कि आप यहाँ कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। तो आप यहाँ पे आपको कमांड पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। आप अपने काम के हिसाब से जो कमांड डिफाइंड है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में उन कमांड्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इस तरीके से दोनों तरीके के इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी और कमांड लाइन इंटरफेस भी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं, कुछ यूटिलिटीज़ प्रदान करता है, कुछ उपयोगिताएं होती हैं, तो उनके बारे में समझ लेते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम कई उपयोगी टूल्स प्रदान करता है जैसे कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन, वायरस स्कैनिंग और सिस्टम बैकअप, ठीक है। इसमें से वायरस स्कैनिंग आप समझते होंगे कि जब भी हम कोई नई पेन ड्राइव या कोई इंटरनेट में कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस करते हैं जिसमें वायरस होने का खतरा है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जनरली वार्निंग देता है। उसके बाद सिस्टम बैकअप मतलब कि आपका जो डेटा है उसका बैकअप रखता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करने की भी फैसिलिटी देता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं एक डिस्क बना देता हूँ, ठीक है, हार्ड डिस्क है ये, ठीक है, HDD
तो क्या होता है कि हार्ड डिस्क में जो हमारा डेटा होता है ये ऐसे ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ऐसा ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर होता है डेटा। ठीक है, ऐसा कुछ ब्लॉक्स बना देता हूँ मैं। तो ऐसे ब्लॉक्स के फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, ये ब्लॉक बना रहा हूँ मैं। तो इन ब्लॉक्स में डेटा स्टोर किया जाता है, और जब डेटा स्टोर किया जाता है तो डेटा ऐसा रैंडमली किसी किसी ब्लॉक में स्टोर कर दिया जाता है, लगातार स्टोर नहीं किया जाता। ठीक है, रैंडमली ऐसे कुछ ब्लॉक में डेटा स्टोर कर दिया गया है। अब क्या है कि देखिए कुछ ब्लॉक में डेटा स्टोर है, कुछ ब्लॉक्स खाली हैं। तो अब क्या होता है कि जब ऐसे बीच बीच में ब्लॉक्स खाली होते हैं और बीच बीच में डेटा होता है, तो इससे क्या होता है सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढना पड़ता है खाली ब्लॉक्स को। तो अगर हम डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन कर देंगे तो क्या होंगे कि सारे भरे ब्लॉक एक तरफ हो जाएंगे, सारे खाली ब्लॉक एक तरफ हो जाएंगे। तो इससे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेटा रीड और राइट करने में थोड़ा सुविधा हो जाती है। तो ये चीज़ें भी करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे क्या होता है कि स्पीड जो होती है सिस्टम की वो अच्छी खासी बनी रहती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यह एक प्रक्रिया है जो हार्ड डिस्क ड्राइव पर स्टोर डेटा को व्यवस्थित करती है। इससे डेटा को जल्दी एक्सेस और रीड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यह डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। यह एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल के कंप्यूटर और लैपटॉप में उपयोग किया जाता है। तो अगर आप एप्पल का कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदेंगे तो आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई प्रकार के डिवाइसेस में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री होता है और ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स होता है मतलब कि आप इसके सोर्स कोड को देख भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जबकि ये फैसिलिटी आपको ये पेड ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलेगी। उसके बाद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हम सब ने उपयोग किया है। यह गूगल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन और टैबलेट्स में उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए iOS के बारे में भी आपने सुना होगा। यह एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन और आईपैड में उपयोग किया जाता है। तो अगर आप आईफोन खरीदते हैं या आईपैड खरीदते हैं तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग होता है? उसमें iOS उपयोग होता है। ओके, तो उसके बाद में अब हम आज के इस वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने समझा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, यूज़र को इंटरफेस देता है और सिस्टम को सुरक्षित, तेज और व्यवस्थित बनाए रखता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हमने समझी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है, जिस नोट से हमने आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इतनी सारी बातें सीखी, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और मेरे YouTube चैनल पर आपको यहाँ पे मोर नाम की बटन दिखेगी। इस बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाओगे उस ड्राइव में जहाँ पे सारी नोट्स रखी हुई हैं और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स का आपको फोल्डर मिल जाएगा। इस फोल्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे PDF है। इस PDF में आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं और इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। अभी तो बस हम समझ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद में हम समझेंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके बाद में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, इस बात को हम समझेंगे आगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।